हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज यहाँ पर आपको 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूरे बुक का निचोड़ है और इतने महत्वपूर्ण है कि इनको आपको एक को भी नहीं छोड़ना है। मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर कराया जाएगा आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये मैं गारंटेड कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से आपको घुमा फिरा कर ऑब्जेक्टिव देने वाला है। एनुअल एग्जाम 2022 का टारगेट में रखते हुए प्यारे बच्चों ये सभी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। आप एमपी बोर्ड के हैं तो भी ठीक है, अदर स्टेट के हैं तब पर भी ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छे से आप तैयार कर लेना। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लीज आप लोग तैयार जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है, इसमें से पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है बताना। न्यूटन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन कूलाम न्यूटन प्रति वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलाम ये भी नहीं होगा, न्यूटन प्रति वोल्ट मीटर स्क्वायर ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। देखिएगा जो आपका प्यारे बच्चों विद्युतशीलता है इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर ये होगा। ठीक है, विद्युतशीलता का मात्रा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पूरे सभी का आंसर भी मैं कंप्लीट आपको दूंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। आगे देखिएगा, फटाफट शुरू करते हैं। पूरे आंसर भी लिखा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होगा? कूलाम प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति मीटर। इसका सही हो जाएगा आंसर न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना होता है मेरे बच्चों? एकांक आवेश पर लगने वाला बल, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, ये चार ऑप्शन। चलो पहले दिमाग लगाओ, इसके बाद राइट आंसर बताओ। विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है न्यूटन कूलाम, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई में, विद्युत क्षेत्र ई में ई और पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है पी डॉट ई, पी क्रॉस ई क्रॉस पी या शून्य। इसमें राइट आंसर हो जाएगा पी क्रॉस ई। ठीक है, क्या? पी क्रॉस ई। अभी मैं सिर्फ यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, पूरे यहां पे समझाने का टाइम नहीं है पर बच्चों, आपका एनुअल एग्जाम पास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 0 के केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक चालक होता है, प्रतिरोधक होता है, विद्युत शक्ति होता है, विद्युत रोधी। तो 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो विद्युत रोधी होता है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कैसा होता है? विद्युत रोधी होता है। बिल्कुल नोट डाउन कर लें, आप लोग लिख लें, यदि चाहें तो आप लिख लें, आप नोट्स भी बना सकते हैं, या इसका जो फोटो या पीडीएफ है वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम का, जाइए वहां पे ज्वाइन कीजिए और वहां से अच्छे से तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों विद्युत विभव का मात्रा क्या है? जूल प्रति कूलाम, जूल कूलाम, जूल प्रति कूलाम प्रति जूल या न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत विभव का मात्रक बताना है आपको। तो यहां पर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर क्या होता है? W अपान क्यू, W अपान क्यू। W क्या है? कार है, कार का मात्रक जूल है, आवेश का कूलाम। तो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। धारिता का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, एम्पियर किसका है? धारा का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। विभव का मात्रक वोल्ट है, तो आपका कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। यहां पर चार ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर सकते हो। क्या? कूलाम किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक कूलाम। एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का मात्रक एम्पियर। विभव का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो भैया यहाँ पे धारिता का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो जब हम दो धनावेश के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इसका मान क्या जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। देखो अगला है
100 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट का आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी हो जाती है? 5 × 10 घाते -3 जूल, 0.5 × 10 घाते -3 जूल, या 0.5 जूल, या 5 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 × 10 घाते -3 जूल। क्या? 0.5 × 10 घाते -3 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में संबंध है। J बराबर NeVd, J बराबर Ne/Vd, J बराबर Vd/N, J बराबर NeV²d। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। क्या? J बराबर NeVd। क्या? J बराबर NeVd। आपका विद्युत धारा घनत्व और आपका अपवाह वेग, इन तीनों में रिलेशन है, तो J बराबर NeVd। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, या अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। एक बेलनाकार चालक है, इसकी प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करेगा? तो इनमें से कोई पर नहीं, मतलब तापक्रम पर भी निर्भर नहीं करता, पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ की लंबाई पर जरूर निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 50 ओम प्रतिरोध के धारिता तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? तो यदि लंबाई 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है? 4 गुना। तो 50 का 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 200 ओम। 200 ओम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, ये दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो गतिमान आवेश के द्वारा भी और बदलते हुए विद्युत क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों। केवल गतिमान, अब क्वेश्चन क्या है? केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, ये ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो दोनों हो जाएगा। गतिमान आवेश द्वारा भी और केवल बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, दोनों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर गुणे मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर और वेबर प्रति मीटर। बताओ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताओ, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, वेबर इंटू मीटर स्क्वायर नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। ओके, वेबर और वेबर प्रति मीटर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड इज द राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, μ0 है या μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है भैया? तो आप देख ही लिए हैं, 4 ऑप्शन ऐसे मिलेगा, न्यूटन प्रति कूलम, मीटर प्रति सेकंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फैरेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। इसके बाद इसका मान कितना होता है? इसी का मान 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 4 ऑप्शन है। 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड है। 3 × 10 घाते 9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10 घाते 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो मान होता है भैया 3 × 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये जो c के बराबर होता है, प्रकाश के चाल के बराबर, c बराबर होता है फार्मूला 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो भैया c प्रकाश का वेग 3 × 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही चलता है, उसी के बराबर इसका वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप है? आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण बताना है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर है वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, स्वप्रेरकत्व का। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकशीलता का। क्या? हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? चुंबकशीलता का। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चुंबकशीलता।
अगला देखिए L अपान R की बीमा होगी, जहां L प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है, ठीक है, इसका बीमा कितना होगा, तो M0 L0 और T, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, M0 L0 T, ओके, T पावर 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाता है भैया, प्रतिरोध और L का जब आप मान निकालोगे, दोनों का आप वैल्यू पुट करोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, केवल T बचेगा, तो M0 L0 T, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। L अपान R का बीमा क्या होगा, तो अब बीमा यानी बीमीय सूत्र, बीमा यानी बीमीय सूत्र। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, प्रेरकत्व का मात्रक बताओ, सबसे ज्यादा मात्रक सब्जेक्टिव बनता है, ओम सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, ओम सेकेंड ओम या 1/ओम सेकेंड बताना है, प्रेरकत्व का मात्रक बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओम सेकेंड, प्रेरकत्व का मात्रक है ओम सेकेंड। 4 ऑप्शन में, ये नहीं कि आप कमेंट करने लगे सर इसका तो दूसरा मात्रक, SI पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति, सबका अलग, इनमें से 4 में से कौन सा राइट आंसर होगा, ये पूछा गया है, ठीक। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, 2 पाई √ LC, 1/2 पाई √ LC, 1/2 पाई √ 1 LC, 2 पाई √ 1 LC। इसका आपको क्या बताना है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति बताना है, तो आवृत्ति हो जाएगा √ 1 LC और कोष्टक के बाहर 1/2 पाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1/2 पाई √ 1 LC, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति ये है, ठीक है, 1/2 पाई √ 1 LC। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बताना है आपको, 4 ऑप्शन में राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ होती है, क्या होती है, अनुप्रस्थ। 22 नंबर का जो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, बीटा किरणें बताना है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, गामा किरणें भी, अवरक्त किरणें भी, इसमें से बीटा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 4 ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीटा किरण। आगे देखिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, पराबैंगनी तरंग की, गामा तरंग की, दृश्य प्रकाश की, कि रेडियो तरंग की। सबसे अधिक आवृत्ति जिसकी वेदन क्षमता सबसे तीव्र होगी, तो यहाँ पर गामा तरंग, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गामा तरंग की जो आवृत्ति है वो ज्यादा होती है। सबसे अधिक आवृत्ति किस तरंग की होगी, तो इन 4 में से गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तित नहीं होती, तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तरंग का वेग, तरंग का आयाम क्या परिवर्तित नहीं होता। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए कांच में ही प्रवेश करके, जल में प्रवेश कर रही है, वायु में प्रवेश कर रही है, तो किस चीज, ध्यान दीजिएगा, जब कोई तरंग किसी माध्यम प्रवेश करती है तो किस चीज का परिवर्तन नहीं होता, उसके आवृत्ति का, उसके तरंग दैर्ध्य का, उसके वेग का या उसके आयाम का, तो तरंग की आवृत्ति बदलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, तरंग की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26, अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, प्रकाश का चाल, प्रकाश की तीव्रता, तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की आवृत्ति। तो भैया तरंग के रूप में आपकी प्रकाश किरणें चलती हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। क्या, प्रकाश की आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। आगे देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कितनी होती है, f हो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है किसकी, नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। सबसे ज्यादा फोकस दूरी किसकी होगी, तो तरंगदैर्ध्य जिसका अधिक होगा फोकस दूरी उसकी उतनी ही अधिक होती है। तो लाल प्रकाश के लिए, यहाँ पे जो लाल प्रकाश होगा इसकी जो है फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी। आगे क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी,
1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका न्यूमेरिकल है, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, परखिए अपने आप को वहां पे कितना बन रहा है भैया। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, बताओ। लाल रंग का, बैंगनी रंग का, नीले रंग का, हरा रंग का, किसका विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का जो प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा, तो इसका हो जाएगा बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग ज्यादा फैलेगा, जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका विचलन उतना ही अधिक होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, कैसी होती है बताओ। अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताओ कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा अभिसारी। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी। नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी होती है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। बताना भैया, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सबको पता है 25 सेंटीमीटर, बचपन से टीचर आपको पढ़ाते आ रहे हैं, समझ रहे हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। कितनी प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। एक प्रकाश किरण वायु में जल में प्रवेश करती है, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो भैया आवृत्ति, ठीक है। कोई भी प्रकाश है तरंग के रूप में चलती है, तो उसकी जब माध्यम बदलाव होता है तो उसकी आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। लिख लो, चाहे कोई भी प्रकाश किरण है तरंग के रूप में चलती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसकी आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश का कौन सा विलक्षण अपरिवर्तित रहता है, तीव्रता, चाल, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आवृत्ति। एक वर्णी प्रकाश हो चाहे कैसा भी हो, तरंग के रूप में, प्रकाश जो है तरंग के रूप में ही चलती है, सुरंग और गर्त के रूप में ही चलती हैं। और जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या है, बताओ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। जल की सतह पर तेल बिछा है, फिर सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग का दिखाई देने के कारण, मतलब तेल पर प्रकाश किरणें आपतित होती है, इसमें कौन सी घटना हो रही होती है, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा भैया, व्यतिकरण होगा, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4 ऑप्शन है, ध्रुवण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। लिख लेना, नोट डाउन कर लो, सारे क्वेश्चन पेपर के पहले पढ़ लो। निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है, फिर से बताओ भैया, वेग किसका अधिक होगा, जिसका फैलाव कम होगा। फैलता कौन कम है, लाल रंग। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा वेग उसका उतना अधिक होगा, तो लाल रंग का भैया ज्यादा होगा। बैंगनी कम होगा, ज्यादा मतलब फैल जाता है, और लाल रंग फैलता नहीं है, इसका वेग अधिक होता है, दूर तक इसे ले जा सकते हैं। डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है किस पर भैया, यदि स्रोत गतिशील है, संसूचक गतिशील है, दोनों है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो डॉपलर प्रभाव निर्मित होगा यदि स्रोत गतिशील है यह संसूचक गतिशील है, तो दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर, संवेग पर। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर किस पर करती है, तो आवेश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं आप 38, क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वाला कण क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना हो जाएगा, तो ये तो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा।
अपरिवर्तित 4 गुनी 2 गुना आधी, तो भैया आधी हो जाएगी। तरंग दैर्घ्य कितना हो जाए, आधी। चलिए आगे देखो, लैम्डा तरंग दैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं कह दूं hc अपान लैम्डा या hc लैम्डा, hc अपान लैम्डा या लैम्डा अपान hc या h लैम्डा अपान c, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड hc अपान लैम्डा, hc अपान लैम्डा। 4 ऑप्शन में से सही आंसर। अर्धचालकों में वैद्युत चालकता होती है किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण, कोटरों के कारण, या ना कोटरों से ना तो इलेक्ट्रॉन से, मतलब खाली जगह जो होता है। तो जो अर्धचालक में वैद्युत चालकता किससे होती है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। फिर से आपका एक क्वेश्चन आ गया, 0 केल्विन ताप पर शुष्क, या मैं यहां पर कह दूं शुष्क अर्धचालक विद्युत रोधी होता है, या अर्धचालक लिख लो, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध, ये शुद्ध अर्धचालक है। ठीक है, कैसा होता है, विद्युत रोधी होता है। और लास्ट है भैया हमारा, यहाँ पे फिर से समझो, पीएन संधि डायोड के अक्षय पर्त में होते हैं केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, ना इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर। देखो भाई साहब, पीएन संधि डायोड का जो अक्षय पर्त होता है वहां पर उदासीन स्थित होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो होल। होल का आपका कोटर है हिंदी वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से आज का जो टास्क था, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आप लोग तैयार कर लेना एनुअल एग्जाम के पहले, और ऐसे सीरीज लाऊंगा ताकि आप लोग प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकें। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।